तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनिंग। जो लोग मुझे कुछ टाइम पहले से सुन रहे हैं उन्होंने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। ठीक है, कुछ के लिए ये बस एक टर्मिनोलॉजी है। हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनको दिखाई पड़ता हो कि हाँ, देयर इज कंडीशनिंग, वी आर नथिंग बट जस्ट कलेक्शन ऑफ कंडीशनिंग। हम और कुछ नहीं है, कंडीशनिंग के पुतले हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हमको समझना है क्योंकि इसको समझने में ही सॉल्यूशन है। और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि आप अपनी कंडीशनिंग से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज योर कंडीशनिंग। ये ही सारे मेंटल इलनेस और सफरिंग का रूट कॉज है। तो मेरे हिसाब से हमको ये समझ लेना चाहिए। इसको समझने में ही क्लैरिटी है। उसके बाद आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा शुरू करते हैं। समझते हैं कि यार ये कंडीशनिंग होती क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप आप सब नोट्स बनाने के हिसाब से बैठे होंगे। तो अब कंडीशनिंग की डेफिनेशन आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में। कंडीशनिंग और कुछ भी नहीं है, वो सब जो आपके ऊपर इम्पोज किया गया है, थोपा गया है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। दैट विच इज एक्सटर्नल एंड imposed on you, all that which is external and imposed on you, and mistakenly you have started identifying ourselves as that, is what conditioning is। वो सब कुछ जो कि बाहरी है, लेकिन भूलवश चूंकि आपके आसपास हर कोई वही कर रहा है तो आप भी वही करने लगे। तो आपने अपनी कंडीशनिंग से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से ही तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट है, 24/7 चैटरिंग चलती रहती है अंदर। हर चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट एंटायरली सोशल। आप पूरी तरीके से कंडीशनिंग से कभी फ्री नहीं हो सकते। और यहाँ पे मैं किस टाइप की कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे फिजिकल कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ। फियर इन द बॉडी विल बी देयर। जो इवोल्यूशनरी फियर है, जो कि नेचुरल है, उतना तो रहेगा आप में। अगर वो ना हो तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। उसको थोड़ा और डीप में समझेंगे। अभी आप बस इतना करो कि कंडीशनिंग लिखो और एरो बनाओ, एक तरफ मेंटल कंडीशनिंग और एक तरफ फिजिकल कंडीशनिंग। टाइटल लिखो कंडीशनिंग और उसके सब टाइटल्स बनाओ, एक तरफ मेंटल और एक तरफ फिजिकल। फिजिकल कंडीशनिंग एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो फिजिकल कंडीशनिंग में आपका बॉडी और ब्रेन दोनों आ जाता है। ठीक है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी होता है, सबसे परे होता है ये। ऑल द ह्यूमंस हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग। ये सब में है। ठीक है, इवन एनिमल्स में भी कुछ ट्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं। यानी कि ये चीज इवोल्यूशन में ही है। तो उससे लड़ना इम्पॉसिबल है। जो चीज आप खुद सोचो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन में जो चीज आपके अंदर आई गई है, वो आप अपने 80-100 साल की जिंदगी में नहीं हटा सकते। दैट्स ओके, उसको हटाना भी नहीं है, वो जरूरी है। वो रहेगा तो ही आपकी बॉडी सरवाइव करेगी। उसमें क्या क्या आ जाते हैं? उसमें ये आ जाते हैं कि जैसे आपको छींक आती है तो आपकी आंखों का बंद होना, या फिर आप अपने ही हाथ को आंखों के पास लेके जाओगे तो आपकी आंखें बंद होगी। या फिर आप बीमार भी हो और मैं दूर से आपकी तरफ कुछ फेंकूं तो आपका अपना अपने आप ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस हो जाएगा। आप हट जाओगे या रोकने की कोशिश करोगे, कुछ करोगे। विच मीन्स बॉडी हैज नो ट्रस्ट ऑन यू, योर विल। उसका अपना एक प्रोग्रामिंग है और वो प्रोग्रामिंग चलता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन।
उसकी मेंटल स्टेट कैसी भी हो, उसका आईक्यू कितना भी हो, ये जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो सब में होती है, और इसको हटाना ही मुश्किल है। ठीक है। इसकी इतनी बात करेंगे नहीं, क्योंकि इससे अपने को कोई सरोकार है नहीं, कोई मतलब है नहीं। बस इतना समझ लो कि वो सारी चीजें जो कि ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन में होती है, और उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन होता है, उसके पीछे कोई मोटिव होता है, और वो मोटिव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपके सामने अगर शेर आ जाए, या अभी कहीं पे कोई शोर हो, कोई धमाके की आवाज हो, तो कोई कैसा कितना भी बहादुर आदमी हो, उसके अंदर एक सेंसेशन होगा, और वो भागने की कोशिश करेगा, एस्केप करने की कोशिश करेगा, विच इज नेसेसरी। अगर आपके साथ वो चीज नहीं हो रही है, अगर आपको एक ट्रिगर नहीं हो रहा है वैसा, या फिर आपको वैसा सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आप भागोगे ही नहीं, आप बच भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो डोडो बर्ड है, उसके साथ ये हुआ था कि उसके सामने कोई भी जानवर आ जाता, उसके सामने ही उसके, मान लो दो दो चिड़िया ग्रुप्स में घूम रही हैं, लाइन से उसके साथी को मारते जा रहे हैं ह्यूमंस उस टाइम के, और वो खाली देख रही है, खाली देख रही है। तो इस वजह से डोडो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं काफी पहले। सो फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। ह्यूमंस अभी तक सरवाइव कर कर गए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ फियर का है। किस फियर की बात कर रहे हैं हम? फिजिकल फियर की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। एग्जाम है उसके डर की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे आगे। अभी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाइवल का पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए जो फियर है, बस उसकी बात। ठीक है। अब आते हैं जो मेंटल कंडीशनिंग है उसके ऊपर। ठीक। मेंटल कंडीशनिंग को आप इसमें ज़्यादा हम और टाइप्स नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, सब जुड़ी हुई है, जैसे बहुत सी होती है वैसे। साइकोलॉजिकल बोलते हैं, बायोलॉजिकल बोलते हैं, सोशल बोलते हैं, लेकिन ये है एक ही। ये सब जुड़ी हुई है, तो हम इसको एक ही में लेंगे। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अपन। तो इसमें भी कुछ होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि आपके जेनेटिक्स, उसके बाद आपका अपब्रिंगिंग, उसके बाद आपकी फैमिली कैसी है, उसके बाद एक एज तक, जब तक आप नहीं हो जाते मैच्योर कि आप डिसीजन ले सको कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तब तक आपका जो भी एनवायरनमेंट रहा है, वो एनवायरनमेंट, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मेंटल स्टेट को, आपके मनोस्थिति को। इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है जेनेटिक्स का, और उसके बाद अपब्रिंगिंग का। जैसे जो दो जुड़वा होते हैं, वो है एक ही माँ बाप के, लेकिन फिर भी उनमें बहुत फर्क आ जाता है, चॉइसेस का, पर्सनालिटी का। तो हाँ, कोई मदर पे गया होगा, कोई फादर पे गया होगा, इसके बाद अब उन दोनों बच्चों की पेरेंटिंग कैसी हुई है, उनको क्या एक ही स्कूल में डाला गया है, टीचर्स का, फ्रेंड्स का क्या बिहेवियर है उनके ऊपर, उनके साथ, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए काफ़ी जिम्मेदारी का काम होता है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। छोटे बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, तुम जहां भी उनको रखोगे वो वैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता ना, डिस्क्रिशन नहीं होता कि नहीं भाई ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। 20-22 22 साल के लोग ये चीज़ नहीं कर पाते डिस्क्रिशन का इस्तेमाल, वो कैसे करेंगे? तो तब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की। और कायदे से इनको तभी माँ बाप बनना चाहिए जब ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सके। आपको जेल नहीं हो जाएगी, लेकिन ये चीज उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या बेहतर कर सकती है, डिपेंड करता है कि उसके शुरुआती साल कहाँ कैसे बीते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और एनवायरमेंट। अब इसके बाद आती है सोसाइटी। ठीक। सोसाइटी में एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, एक पर्टिकुलर जॉब है, एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। सोसाइटी का एक फॉर्मेट है, एक ढांचा है ऑपरेट करने का, काम करने का। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और भी जो चीज़ें तुम देखते हो आसपास, ये सब तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस ही नहीं करती है, यही तुम्हारा डिसीजन बनती है। जैसे कि तुमने देखा कि XYZ नाम का जो प्रोफेशन है, उसमें पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, नाम भी बहुत है, सब कुछ है।
मतलब बिल्कुल निहायती गवार आदमी भी हो, जैसे तैसे उस प्रोफेशन में घुस जाए, बिल्कुल जाहिल आदमी हो, लेकिन जैसे तैसे जुगाड़ बिठा करके उस प्रोफेशन में घुस जाए, तो सब उसको अपना जो है सर पे चढ़ा लेते हैं, सब जी हजूरी शुरू कर देते हैं। ये चीज तुमने देखी है, समझना, ये चीज तुमने देखी है। तो अब अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि यार इस प्रोफेशन में जाऊं, उस पढ़ाई में जाऊं, ये करूं वो करूं, तो बहुत चांसेस है कि तुम उस तरफ ही जाओगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि उसको काम नहीं करना पड़ता और फुकट की इज्जत है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहे हैं अपन। ठीक है, ये तो हो गया सोशल कंडीशनिंग का। अब बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कैसे हमारे एवरीडे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो मान लो कि तुम्हारे जो फादर है वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट थे, या अभी भी हैं, एटलीस्ट बर्थ के पहले तक वो इंट्रोवर्ट थे। तुम्हारी मदर मदर है, उनका भी ऐसा है, प्रोकेटिव नहीं है दोनों। प्लस तुम्हारे जो शुरुआती 3-4 साल थे, वो ऐसे बीते हैं कि काफी सारे ट्रॉमा रहे हैं, लड़ते रहते थे दोनों। ये चीज तुमने देखी है, ये चीज तुमने ऑब्जर्व करी है। इससे हुआ ये है कि तुम्हारा जो एक लेवल होता है सेंसिटिविटी का, वो बहुत इंक्रीज हो गया है, बहुत बहुत। इसलिए तुमने देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बात में रोने लगते हैं, या फिर कुछ भी हो गया वो जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। बाकी बच्चे मौज कर रहे हैं, उनको डांट भी दो, कुछ भी कर दो, मार भी दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेन्युइन रीजन के लिए भी उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, कुछ नहीं है तो भी बुरा लग गया। यही बच्चे आगे चल करके ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि यार मेरे को सोशल एंजाइटी है। अब देख रहे हो ये चीजें कहाँ से शुरू होती है और फिर कहाँ जाती है। पर लोगों को तो उस बच्चे की वो लगेगी ना कि यार यही ऐसा है, यही वैसा है, पर ये नहीं देख रहे ना कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके ऊपर थी। अगर उसके साथ, क्योंकि तुम बताओ मुझे कि चलो ठीक मान लिया सोसाइटी का रोल है उसमें, लेकिन सबसे करीब तो पेरेंट्स ही रहते हैं उसके। अब अगर उनका बिहेवियर ही गलत है कि वो घर पे नहीं रहना चाहता, या एक एनवायरनमेंट में वो जल्दी घबरा जाता है, अगर आपने उसको वैसे कंडीशन कर दिया है, तो वैसा अगर कहीं ट्रिगर मिलता है तो रोने लगेगा ही। सारी बात समझ में। अब चलो इसी बच्चे को लेकर के चलता हूँ। अब ये मान लो चौथी पांचवी क्लास में गया है, और अब इसको बोला गया है कि भाई स्टेज पर तेरे को डांस करना। ठीक, मतलब सब में अनाउंस करा गया है पूरी क्लास में। ये जो है क्या करता है, पहले तो ये है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, ये नहीं करना। इसको क्या लग रहा है कि ये इसका अपना डिसीजन है कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा स्टेज पर ये नहीं समझ रहा है कि इसके पीछे काफी पहले बीज बोया जा चुका है, पूरी तैयारी करी जा चुकी है इसको बिल्कुल वीक, शाय ऐसा बनाने की, कि कहीं पे ओपन ना हो, इसको हमेशा सेल्फ डाउट बना रहे। क्योंकि इसने चीज देखी है। मान लो इसके पेरेंट्स ऐसे थे कि छोटी छोटी बात में इसको टोकते थे। तो अब अभी माँ बाप नहीं कर रहे हैं, अभी माँ बाप नहीं कर रहे हैं। मान लो उसका कोई रिलेटिव था, वो भी यही करता था। माँ बाप तो माँ बाप, उस बच्चे को ऐसे ही रिलेटिव्स मिले वो खुद इसको पिन पॉइंट करते थे। तो अब तो वो रिलेटिव्स नहीं कर रहे पिन पॉइंट, लेकिन अब इसने उस चीज को इंटरनलाइज कर लिया है। अब वो खुद करता है उस चीज को। तो जो लोग होते हैं जो बिल्कुल घर से निकलने के पहले आईने में इतनी देर तक खुद को देखेंगे, या फिर छोटे से छोटे काम के पहले भी 10 बार सोचेंगे कि भाई वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो ये वही लोग हैं जो कभी बच्चे हुआ करते थे, जिनके ऐसे माँ बाप मिले, जिनको ऐसा सराउंडिंग मिला। दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत ये है कि अब वो बच्चा इसको अपना डिसीजन मान रहा है कि मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे स्टेज पर जाकर के पार्टिसिपेट नहीं करना। नो ब्रो, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू आर कंडीशनड इन दिस वे। और मान लो इसका बेस्ट फ्रेंड है, वो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो इट्स नॉट दैट कि उसके पास कोई एडवांटेज है। इट्स जस्ट दैट उसके हो सकता है माँ बाप एजुकेटेड हो, ना भी हो एजुकेटेड लेकिन सेंस रखते हो कि ज्यादा जज ना करे या इसको रफ एनवायरनमेंट ना दे, ज्यादा पैम्पर भी नहीं करा है इसको। करा होता तो फिर ऐसे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनको सब सही माहौल मिला होता है, लेकिन ज्यादा ही केयरिंग पेरेंट्स मिल जाते हैं, उस वजह से भी वो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करते। देखा होगा आपने, अगर आपको अपने प्राइमरी के डेज अगर याद हो, तो उस टाइम पे कुछ बच्चे होते थे स्कूल आने की भी उनको वो नहीं होती थी, पेरेंट्स बोलते थे हाँ ठीक है क्या बात है। अब अगर वो बच्चा बोले कि नहीं ये तो मेरा डिसीजन, नहीं भाई तेरा डिसीजन है ही नहीं वो, तुझे वैसा ही बनाया गया है। और इससे आजाद हुआ जा सकता है।
except physical conditioning, we can get free from social and psychological conditioning. ये पॉसिबल है। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हो, ये बात दिमाग से निकाल देना कि यार अभी तो ये चीज हो चुकी है, अब इसको क्या कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, all you need to do is just get aware of your conditioning, and please, first of all, please don't identify yourself as your conditioning. Stop saying ki I am shy, or I am weak, or I am like this. I am like this, what do you mean by I am like this? And इसको जस्टिफाई भी मत करने लग जाया करो कि यार मेरा तो ऐसा ही है। अगर कर, अगर तुमको करना भी है ना, अपने आप को जोड़ना भी है इस चीज से, तो पूरी कहानी देखा करो पहले खुद कि ये चीज आ कहाँ से रही है। सोर्स देख लोगे, कॉज देख लोगे, तो समझ में आ जाएगा कि भाई अभी मेरे साथ ऐसा क्यों है। और तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे को जो सोशल एंजाइटी है उसके पीछे यार, तो यार ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। चलो वो लोग हैं, ठीक माना, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं ना, कि मैं सब कुछ जानते समझने के बाद भी इस चीज से अपने आप को जोड़े हुआ हूँ। अब इतना जोड़ चुका हूँ अपने आप को कि ये मेरी पर्सनैलिटी बन गई है कि आई एम शाय और आई एम नर्वस। तुम सोचो किसी को कैंसर है, ठीक है, कैंसर मान लो उसके जेनेटिक्स में ही ऐसा था, उसके जेनेटिक्स में ही ऐसा था, तो उसके फादर को भी था, उसको भी कैंसर हो गया, ठीक। अब वो अपने आप को बोलता है आई एम कैंसर, आई एम कैंसर, आई एम कैंसर, आई एम कैंसेरियस, आई एम लाइक दिस, मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं तो देख भाई ऐसा ही हूँ। तो क्या उसका कभी इलाज हो सकता है? क्या उसका कभी इलाज हो सकता है? सो हम सबका ऐसा ही है कि हमारी आइडेंटिटीज, हमारी पहचान इन्हीं सब कंडीशनिंग से मिलकर के बनी है। जब कंडीशनिंग ही आपकी पर्सनालिटी है, जब कंडीशनिंग ही आपकी आइडेंटिटी है, तो हम ठीक किसको करेंगे, हम हटाएंगे किसको? अगर आप एक रोबोट होते तो मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं होती, आपकी जैसी कंडीशनिंग हो गई होती आपको चलता। लेकिन आप एक कॉन्शियस बीइंग हो, चेतना हो, जानवर नहीं हो कि आपको ट्रेन करा जा सकता है। जो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, हमेशा से एक विरोध रहता है हर चीज को लेकर के। इवन तुम भी अगर कुछ डिसीजन ले रहे होते हो, मान लो कि तुमको पता है शुगर नहीं खाना चाहिए लेकिन खा रहे हो। पहली बात तो नहीं पता है कि नहीं खाना चाहिए फिर भी खा रहे हो। अब देख लो, अब इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है खुद को लेकर ही। अब मान लो तुमने खा गई है, उसके बाद गिल्ट तुमको दिन भर पकड़े रहता है। देख रहे हो कितना एक कॉन्फ्लिक्ट है अंदर, ये नहीं वो, उसमें भी खुश नहीं हो। जैसे भूमि, अगर तुम्हारा एग्जाम्पल लो, तो उस दिन तुम बता रही थी कि पढ़ने बैठो तो मूवीज, और मूवीज देखने जाओ तो पढ़ाई का ख्याल आता है। हम पढ़ने बैठे हैं और अगर मूवीज का ख्याल आए तो हम उसको डिस्ट्रैक्शन बोल देते हैं, लेकिन मूवीज देख रहे होते हैं तब अगर पढ़ाई का या किसी और चीज का ख्याल आता है तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते, जबकि दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है। आप देखो ना, आप लोग खुद से ही कितने नाखुश हो कि आपको रील्स का या इंटरटेनमेंट का, इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। इसलिए नहीं कि वो मूवी इतनी शानदार है, अगर अच्छी हो तो देखो, लेकिन आप लोग इसलिए देखते हो ताकि आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए इस्केप कर सको, अवॉइड कर सको। ये जो दिन भर बोलता रहता है, आपको सिग्नल देता रहता है कि भाई मुझे ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सको सुनना। कंडीशनिंग को अगर बिल्कुल अभी समझना है, बिल्कुल अभी, तुरंत, तो सेशन में आने के पहले, या अभी कुछ समझदार लोग को हो सकता है अभी भी सुनते सुनते भी कुछ चल रहा हो दिमाग में और उसमें बिल्कुल लग गए होंगे। हो सकता है वो कुछ देर के लिए वो सेशन भी सुन रहे थे और कहीं और भी चले गए होंगे वो, मल्टीटास्किंग। तो भाई मुझे बस इतना बता दो कि वो फलाना इवेंट, फलाना सिचुएशन, या जो कुछ भी है, जो भी तुम सोच रहे हो,
तुम्हारी थिंकिंग उस पे कितनी डिपेंडेंट है? तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा इसमें अपना कितना योगदान है। एनीथिंग दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दैट थिंग, या फिर तुम बस बार बार उसी चीज में गोल गोल घूम रहे हो? इजंट इट्स स्लेवरी? अरे भाई, मैं भी अभी जो बोल रहा हूँ वो शब्द लिखे जा चुके हैं, डिक्शनरी में तुमको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें मैं अपना कुछ अपना मीनिंग तुमको दे रहा हूँ ना। तुम सिर्फ शब्द थोड़ी ना सुन रहे हो, उसके पीछे जो मीनिंग है वो सुन रहे हो ना। कोई सेंस बन रहा होगा ना। आर यू थिंकिंग समथिंग न्यू? आर यू प्लानिंग, और यू आर जस्ट रोलिंग इन द सेम सर्कल, इन अ लूप? देखा नहीं है, बातें दिन भर घूमती रहती हैं, या जो टास्क होते हैं दिन भर घूमते रहते हैं, ये करना है वो करना है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया, उसको बता दूंगा, उसको दिखा दूंगा, पेरेंट्स को प्राउड फील करना है। अरे भाई, ये गलती हो गई, 5 साल पहले की मिस्टेक अभी भी रिकॉल करके रो रहे हो? क्या है ये? अगर थोड़ा ऑनेस्टली देखोगे ना, तो तुम्हारा माइंड और कुछ भी नहीं है, बस इधर उधर की चीजों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारा उसमें अपना। तुम्हारी थिंकिंग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर। वो हुआ इसीलिए वो बात तुमने पकड़ ली है। तभी मैं सेशन लूंगा इस बात पर कि वाई वी गेट हर्ट बाय एम्बेरसिंग मोमेंट्स। सो कॉल्ड एम्बेरसिंग मोमेंट्स जो होते हैं, उनसे हमको बुरा क्यों लगता है? वॉट इज इट इनसाइड दैट फील्स कि यार गलत हो गया कुछ, और फिर तुम उसको बार बार रिकॉल करते रहते हो? इस पे फिर कभी इस पे एक स्पेसिफिक सेशन लेना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि जो इस चीज को समझ सके। तो अब मैं देखता हूँ कितने टाइम के बाद उस सेशन को लेना पड़ेगा। तो उसके पहले मैं कुछ ऐसे सेशन लूंगा जिससे आपका एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो, ताकि आप इन सब बातों को तब समझ सको। तो अब कंडीशनिंग को लेकर के आपका थोड़ा चेंज हुआ पर्सपेक्टिव? हम्म। अब ये आपके लिए खाली शब्द नहीं होगा, जब भी कंडीशनिंग पढ़ोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके दिमाग में आपकी कंडीशनिंग आए। दिमाग इतना तेज हो जाना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई भी चेंज आता है, जैसे अगर आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है या कुछ भी है, कहीं भी है, देखना आप में उसके कोई ना कोई वो आ जाते हैं ट्रेड्स। या तो आप उसकी तरह बात करने लगते हो, कुछ तो होता है दिखने ही लगते हैं, कुछ चलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं उनके जैसा। जो बहुत सरफेस लेवल चीज होती है वो ये होती है, उनके खरीदे हुए चीज खरीदने लगेंगे, जैसा वो कर पहनते हैं वैसा पहनने लगेंगे। ये भी कंडीशनिंग ही है। ये भी कंडीशनिंग ही है। और ये जो बिल्कुल सरफेस लेवल कंडीशनिंग होती है ना, इनको पकड़ना बहुत आसान होता है। ये देखो भाई, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, अरे भाई ये तो ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैंने ऐसा कुछ खरीद के पहना। तो इज दिस माई ओन डिसीजन? नो, इट्स नॉट। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। इजंट इट्स स्लेवरी? वो नंगा घूमेंगे, अगर मान लो ये भी ट्रेंड शुरू हो जाता है, तुम भी घूमना शुरू कर दोगे। तब तो कपड़े पहनना फिर एक शर्म की बात होगी तुम्हारी। बिकॉज तुम्हारी सारी जो कुछ भी ग्रेटिफिकेशन है सब तो बाहर से आ रही है। यहाँ पे जितने लोग हैं, एटलीस्ट एक तो होगा जो कॉन्फिडेंस की जिसको इशू होगी, जो बोलता रहता होगा यार कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, यूट्यूब की पूरी वो भरी होगी उसकी, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, ये कहाँ से करे, मोटिवेशन कहाँ से लाए। डू यू नो व्हाट इज दिस? इट्स जस्ट द लैक ऑफ लाइक क्लैरिटी। तुम्हें अपना तो पता है नहीं, तुम चल रहे जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये देखना, सबकी आंखों में नजर डाल करके कि भाई थोड़ा सा तो ऐसा रिएक्ट कर दो ताकि मुझे लगे कि यार मैं कुछ सही कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने, ये सोच करके कि भाई तुम लोग क्या सोच रहे होगे? अगर मैं वैसा करने लगूँ तो फिर मैं आपको कोई ढंग की चीज नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं वैसा करने लगूँ, तब मेरा पूरा फोकस चला जाएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के हिसाब से समझाऊं फिर।
अगर आपके हिसाब से समझाने लगा तो फिर वही चीज समझाऊंगा जो आपके लेवल की है, और जो आपके लेवल की है वो किसी काम की नहीं है। जो आप पहले से ही पकड़े हुए हो, माने हुए हो, वो किसी काम का नहीं है। वो भी इधर उधर से कहीं से आपको दे दिया गया है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं कंडीशनिंग को, जो लोग अभी जस्ट जुड़े हैं उनके लिए। मान लो बचपन से आपके पेरेंट्स जहाँ पे रह रहे हैं वो ऐसी जगह होती जहाँ पर कलेक्टर वगैरह रहते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब रहते हैं, ऑफिसर्स वगैरह। ठीक है, पूरा मोहल्ला ही उनसे भरा होता है, एक अकेला आपका घर बीच में, वो भी जो मान लो कुछ भी कर, जो भी आपके पेरेंट्स करते हैं वो, बाकी सब आप, वो सब उधर ही है, उनके घर हैं, बंगले हैं। आप उन्हीं को देखते हो, आपके फैमिली वालों को भी इंटरेक्ट करना होता है उन्हीं से करते हैं, वही बातचीत होती है, देखते रहते हो गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना बड़ा घर है। हम्म। उनके बच्चों के साथ आप खेलते हो। बातों बातों में बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं जिसमें आपको पता चलता है कि यार, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग दिस और दैट। अब इधर उधर से तो आधी अधूरी बातें ही पता चलती है ना, कि भाई मौज कितनी रहती है, फायदा कितना रहता है, पर्क्स कितने मिलते हैं। एक्चुअलिटी क्या है वो तो कोई बताता नहीं है। इवन जो बन गए होते हैं उनको भी सालों लगते हैं रियलाइज करने में कि भाई इसमें क्या है एग्जैक्टली, फैक्ट्स क्या है और इसमें फिक्शन कितना है। उसके पहले तो लोग इधर उधर से ही सुन के जाते हैं कि भाई हाँ चलो कर लेते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बेसिस पे ही हम लोग करियर में कुछ करते हैं। वो तो जब घुसते हैं उसमें तो मालूम चलता है कि नहीं भाई, ये तो चांदनी खाली 4 दिन की है, उसके बाद तो इतना कुछ है नहीं इसमें, और मेहनत जमाने भर की है। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी जो मैंने जिन प्रोफेशंस के नाम लिए उनमें ऐसा कुछ है, जस्ट एन एग्जांपल है। तो चूंकि आपके जो शुरुआती ईयर्स रहे हैं बचपन के, वो उसी जगह पे बीते हैं, आपने उन्हीं लोगों को देखा है। ठीक है, जानते हैं आप कुछ और भी प्रोफेशंस को, लेकिन देखा आपने इनको ही है। तो जानते हो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, और ये दोनों चीजें ही होंगी। या तो आप बिल्कुल कमिटेड हो जाओगे कि यार मुझे भी बनना है, या तो आप बोर हो जाओगे। आप देखोगे कि नहीं यार, इतनी भी लेविश लाइफस्टाइल नहीं होती है, और यार ये बंदा रात को कितनी बजे आता है। या फिर जो एक और पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई, गाड़ी कितनी बड़ी है, घर कितना बड़ा है, मेरे फादर को देखो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इनको देखो, और ये तो सबसे यंगेस्ट है, ये कितना कमा लेते हैं, इनके बच्चों को देखो कैसे कपड़े पहनते हैं। तब छोटे बच्चे को तो ये सब अफेक्ट करेगा ना। तो इस पूरी कंडीशनिंग के बेसिस पे ये तय हो जाता है कि आप करियर में क्या करोगे। अब मुझे बताओ, अब अगर वो बच्चा आकर के बोले कि नहीं भाई ये तो मेरा अपना डिसीजन है, कहाँ से अपना डिसीजन है? कितने सारे जॉब्स हैं, कितने सारे करियर एस्पेक्ट्स हैं, कितने सारे प्रोफेशंस हैं। छोड़ो कि तुमने उनके बारे में रिसर्च करी हो, तुम्हें पता भी नहीं था, और थोड़ा बहुत तो फोर्स तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर दिया था कि देख रहा है उनको कैसे आते जाते हैं, कितनी सिक्योरिटी है उनके जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। हम्म। सिक्योरिटी। अब पेरेंट्स भी इधर से लगे हुए थे। हम्म। अब अगर वो बोले कि नहीं भाई ये तो मेरा अपना डिसीजन है, तो मैंने तय करा है, उसे फिर मालूम नहीं, उसे ये सब चीज पता नहीं फिर कंडीशनिंग क्या होती है। अब सोचो, बहुत रैंडम चीज है, बहुत रैंडम। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये जो बच्चा है इसके फादर का अभी ट्रांसफर हुआ है, तब जा करके ये लोग ऐसी जगह पे आए हैं। उसके फादर के पास चॉइस थी दो, या तो तुम बेंगलोर चले जाओ, या तो तुम यूपी चले जाओ। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, बेंगलोर क्या, यूपी ठीक लग रहा है मेरे को, तो चलो यूपी चले जाता हूँ। इतना रैंडम तो उनका डिसीजन था। और फिर वो यूपी जाते हैं, ऐसे उस यूपी में भी ऐसे मोहल्ले पे वो रहना शुरू करते हैं। उसके बाद ये सब होता है, तो आप देख रहे हो उस बच्चे की जो पूरी कंडीशनिंग है वो भी कितने रैंडम उस पे खड़ी है। मतलब ये भी तयशुदा नहीं था। एक और एस्पेक्ट, मान लो बेंगलोर चले जाते हो, कि नहीं यार वो जगह थोड़ी सी सही है, मेरे को वहां जाना चाहिए, सैलरी थोड़ी सी भले ही कम मिलेगी लेकिन बढ़िया रहेगा, इस बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से भी सही रहेगा।
अब अगर वहां पे जाते और वहां पे वो जहाँ पे भी रहते, उस पूरे मोहल्ले में मान लो डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स रहते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का ही मोहल्ला है। इनको वहाँ पे घर थोड़ा सस्ते में मिल गया है, किराया थोड़ा सस्ता था, या कोई और रीजन हो सकता है। ठीक है, सब रैंडम, सब रैंडम, बिल्कुल रैंडम। अब वो सुबह से शाम तक सिर्फ डॉक्टर्स को देख रहा है, एक से एक डॉक्टर्स, कोई एमबीबीएस, कोई एमडी। भीड़ देख रहा है। एक दो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी है उसी लाइन में, वो सब देख रहा है। उसका अपना इलाज होने वहीं पे जाता है, वो चीज देख रहा है। जो उसके सबसे, उसके फादर के जो दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त, कभी कभार वो उसी वहीं पे चल जाता है उनकी क्लिनिक में, और उनका जो लड़का है उनके साथ बैठ करके वहीं पे खेलता है, देखता रहता है लोग कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं, ये सब वो देखता है। ठीक, इसके साथ भी यही होता है। अब इसके पेरेंट्स भी कि तुझे भी वैसा ही कुछ करना है, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर, डॉक्टर बनना सही रहेगा हमारे हिसाब से तो ऐसे तो हम करियर प्लानिंग करते हैं। इसके बाद ये भी देखता है कि नहीं नहीं, उनका कितना वो है, बढ़िया स्टेथोस्कोप पहन करके, और लोग आते हैं बैठते हैं, ये फिर उनकी बात सुनते हैं, दवा लिखते हैं, बस इतना ही तो काम रहता है। अब छोटा बच्चा जितना समझ सके, तो उसने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है उसके बेसिस पर वो तय करता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। और उसको पूरी बात बताई नहीं गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको पूरी बात नहीं बताई गई है, उसको नहीं पता 5 साल एमबीबीएस किसको बोलते हैं। बट एग्जैक्टली इज एमबीबीएस उसको नहीं मालूम। मैं बोल तो रहा हूँ, इधर उधर, इधर उधर से उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिले हैं, या आपको भी जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वो सब इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे पूरे नहीं होते। जब आप उस प्रोफेशन में घुसते हो तो आपको पूरी बात पता चलती है कि नहीं यार, इसमें इतना तो कुछ है नहीं, मसाला, मेहनत बहुत है लेकिन। तो उसको भी जो थोड़ी बहुत information, वो वो फिर लगाओ। तो मैं ये कह रहा था कि वी ऑल गेट लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हम सबको लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिलती है। बीच में लैग हो रहा था इसलिए रिपीट कर देता हूँ। वी ऑल गेट लिमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। इवन अगर तुमको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सर्च करना है, तो भी तुम कितना भी सर्च कर लो, बहुत सी संभावना है कि काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है। अब जो ये इतनी सारी चीज़ें छूट गई हैं, ये बाद में पता चलती है। रिगार्डिंग अवर एग्जाम्पल, तो अभी ये रहता ऐसी जगह पे था जहाँ पे लाइन से डॉक्टर्स ही थे। इसने सब कुछ देखा। उसके बाद इसके पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे थे। देन ये बंदा निकल जाता है नीट की प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में उसको मालूम पड़ जाता है कि वो कितने पानी में है और उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सारी फैंटेसीज, सारे एक्सपेक्टेशन, सारी इमेजिनेशन सब निकल जाती है। तो बस यही चीज़ है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आप अपने साथ भी देख सकते हो। आप सब लोग कहीं ना कुछ कर रहे हो। आप सबको ये मुगालता है कि वो मेरा अपना डिसीजन है, मैंने चूज किया है। नो ब्रो, तुमको ऐसी ही परिस्थितियां दी गई कि तुम वही करते। जस्ट लाइक एन रोबोट, यू कैन प्रिडिक्ट इट। मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। कंडीशनिंग समझते हो? स्लेवरी, अ स्क्रिप्टेड लाइफ विच कैन बी प्रिडिक्टेड। दैट्स वाई ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं, इनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होता है, बिकॉज यू लिव अ स्क्रिप्टेड लाइफ, अ लाइफ ऑफ समवन एल्स, जो कि ऑलरेडी जी जा रही है, कोई और उसको जी रहा है। देर इज नो मोर क्रिएटिविटी इन एनी वे। We want so-called security, but what we don't understand is that security means mediocrity, dullness, no fun, a boring life, no creativity, no discretion, only randomness. एक और एग्जांपल, एक और पर्सपेक्टिव सुनो। अगर उसको हम एक ऐसे मोहल्ले में
मान लो हम लोग टाइम में ट्रेवल करें, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो कर कर ले अपन, और जा करके कुछ चेंजेस कर दे, उसको ऐसी जगह पे ही उसके फादर की ट्रांसफर करवाएं जहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, पूरे मोहल्ले में आर्मी वाले रहते हैं। ठीक है। वो देख रहा है कि यार ये लोग आते महीनों में एक बार है। हम्म। और इनकी ड्रेस, जो कुछ भी है, उसको वो भी वो बाहर से देखता है, उसको नहीं मालूम एनडीए क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, रिटन एग्जाम क्या होता है, छोटे बच्चे को इससे बताया भी यूजुअली नहीं जाता है। उसको उसको खाली बंदूकें दिख रही हैं अभी। हम्म। पेरेंट्स भी अब बोल रहे हैं कि देख ले देख ले। यूजुअली आर्मी वगैरह को लेकर के इंडिया में पेरेंट्स तो उतना वो नहीं करते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ से आते हो। अगर फैमिली में या रिलेटिव्स में भी होते हैं तो पेरेंट्स जाने देते हैं, कितना भी कुछ हो नहीं होता है। इट डिपेंड्स। अब आप देख लो, एक मोहल्ले में रहने के बाद भी आप उसमें नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। और तब आप बोलो कि नहीं यार ये मेरी चॉइस है नहीं जाना, भाई तेरी चॉइस नहीं है, तेरी चॉइस नहीं है। तेरा अपना इसमें कुछ नहीं लगा है तय करने के लिए, तेरे ऊपर थोपी गई ये बात। मान लो वो चला भी जाता है वही प्रिपरेशन करने, प्रिपरेशन में ही हवा निकल जाती है उसकी, लेकिन उसने मूड बनाया था प्रिपरेशन का खाली कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही देख करके। वो लिमिटेड चीज़ें क्या थी, वो ये थी कि भाई क्या ड्रेस क्या होती है, कैसे दिखते हैं बढ़िया, बंदूकें मिलती हैं, बंदूकें और सिर्फ इनको ही मिलती हैं। अब छोटा बच्चा जितना समझ सकता है या उसको जितना बताया जाता है। सो दिस इज व्हाट कंडीशनिंग इज। और ये आप कोई एहसान नहीं करेंगे खुद के ऊपर, कंडीशनिंग को समझ करके आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इनर कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। वो बच्चा थोड़ा सा ऑनेस्ट था, उसको दिख गया 6 महीने की प्रिपरेशन में कि भाई ना तो डॉक्टर ना आर्मी ना ही यूपीएससी, कुछ नहीं हो रहा मेरे से। इट्स बेटर आई गो एंड कंसल्ट अ करियर काउंसलर, या फिर कुछ और देखूं कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, दिस दैट। आप सबके साथ ये है कि आप बस चढ़े जा रहे हो, बस बने जा रहे हो, रुकने का नाम नहीं है। भले ही दिख रहा है कि बहुत रेजिस्टेंस है, और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट रहती है ना, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इवन यू हेट वॉट यू आर डूइंग बट स्टिल यू आर डूइंग, दैट्स द रीजन। हम्म। कुछ टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो तो ऑब्वियस है। अभी मैं बोलूँ कि जाओ 10 किलोमीटर दौड़ो तो वो तो कोई भी, लेकिन भाई तुमको बनना आर्मी ऑफिसर है, तुमको एक फलाना एग्जाम निकालनी है, उसके लिए उसकी प्रोसेस में ही है फिजिकल टेस्ट तुम्हारा, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब अगर तब भी तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम जानते ही नहीं उस चीज को, तो फिर वो सीधी सी बात है कि तुम्हारे लिए वो चीज है ही नहीं। इट वॉज रैंडम, इट वॉज सिचुएशनल दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, इट वॉज नॉट आउट ऑफ योर डिस्क्रिशन। तुम्हें इंसान बनाती है तुम्हारे विवेक की ताकत। ठीक है। अदरवाइज तुम में फिर और एक सूखे पत्ते में कोई फर्क नहीं है। हवा ले गई वो चला गया, तुम्हें भी इत्तेफाक लेके इधर उधर चले गए, तुम चले गए। इस पे एक्सट्रीम साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कि यार देखो ऐसे तो फिर हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तो बाहर से ही रहा है। अगर वो चीज तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से होकर के गुजर रही है तो अब वो चीज बाहरी नहीं रह गई, अब वो चीज तुम्हारी हो गई है। इस चीज को समझो। मैं जो भी अभी समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो अब वो बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब वो आपकी हो गई। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए और मैं आपको कोई फॉर्मूला लिख के दे दूं कि नो कंडीशनिंग नो कंडीशनिंग नो कंडीशनिंग, क्या होगा उससे? हाँ तुम रट बराबर लोगे, लेकिन वो बस दोहरा होगा। जैसे कि एक तोते को भी सिखाया जा सकता है लेकिन उसको समझाया नहीं जा सकता। यू हैव इंटेलेक्ट, यू हैव इंटेलिजेंस, यूज इट, यूज इट वाइल रिमेनिंग इन कंडीशनिंग।
डीप कंडीशनिंग, ऑब्सेस्ड विद द कंडीशनिंग, खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाना अपनी कंडीशनिंग से कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, भले ही तुम को दिख भी रहा हो। यूजुअली हमको नहीं दिखता कि ये कंडीशनिंग आ कहाँ से रही है, जेनेटिक्स या पेरेंट्स ही ऐसे थे या फिर दोस्त ऐसे मिले। अरे देखते नहीं हो कितने रैंडम डिसीजंस होते हैं हमारे, कितने रैंडम। हम्म। अच्छा अच्छा, किसी का अगर ऐसा हुआ हो, कभी एक्सपीरियंस रहा हो कि एक्सीडेंट होते होते बचा, या कोई और दुर्घटना होते होते बची, या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि कुछ नंबर से पास हो गया हो, कुछ नंबर से फेल हो गया हो, थोड़ा अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ। ये जो फिजूल की चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना, थोड़ा उसका एक लेवल बढ़ाओ। डीप थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग नहीं। तो मान लो कि तुम रोड पे जा रहे थे, कार ठोक देती तुमको, बच गए, थोड़े से दूर से बच गए। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करा करो कि भाई अगर एक्सीडेंट हो गया होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता। हॉस्पिटलाइज इतने दिन वेस्ट होते, फिर अभी जो ये चल रहा है वो नहीं चल रहा होता, अभी जो भी तुम्हारा चल रहा है, तब क्या होता, तब क्या होता। मतलब एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से तुम्हारा पूरा पूरा शेड्यूल महीने भर का बदल सकता था। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के जो फादर हैं, उनके बचपन का एक इंसिडेंट है कि वो पेड़ पे चढ़े थे, पेड़ पे चढ़े थे, तो किसी तरीके से उनका पैर जो है अटक गया था, वो उल्टे लटक गए थे वहीं पे ऊपर, घंटों पड़े पड़े रहे ऊपर ही। छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने उनके जो फ्रेंड है उन्होंने बताया भी होगा घर पे जा करके, तो कि हैं मस्ती कर रहे होंगे बच्चे, ऐसे कुछ करके टाल दिया होगा घर वालों ने। 5-6 घंटे बाद गए, सब लोग गए जितने भी थे, उनको उतारा गया। उसके बाद से उनके पैर में दिक्कत हो गई है कि उनको चलने में थोड़ा सा लंगड़ा करके चलते हैं। अभी तक है वो चीज़, अभी तक है। उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ इलाज नहीं है उसका, वो पैर हो ही उस तरीके से गया है, हड्डी वगैरह में कुछ हुआ है, अब वो ऐसा ही है। तो आप समझो एक छोटी सी गलती। ये भी हो सकता था वो सही सलामत उतर जाते, ये भी हो सकता था वो उस दिन नहीं जाते, ये भी हो सकता था 4-5 दिन पहले वो बीमार हो जाते, बीमार हो जाते तो वो 4-5 दिन बिस्तर पे पड़े रहते तो कोई चांस ही नहीं था। सो इट्स ऑल रैंडम, इट्स ऑल रैंडम, नथिंग प्री रिटन, पहले से लिखा हुआ ये सब। ये सब उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को ये कंडीशनिंग समझ में नहीं आती, उनको चुप करने के लिए या उनको झुंझुना थमाने के लिए बोल दिया जाता है कि पहले से लिखी हुई होती है सारी बातें। नहीं, इट्स ऑल रैंडम। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। और टाइम ट्रेवल का पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अभी मैं बोलूँ कि भाई चलो फ्यूचर में चलते हैं 10 साल, तो विच फ्यूचर, विच फ्यूचर, किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं? उस फ्यूचर में क्या क्या होगा? हो सकता है उस फ्यूचर में बिल गेट्स ना हो सकता है उस फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 4 की नौबत आ गई हो सकता है उस फ्यूचर में चीज़ें बदतर या बेहतर हो गई हो। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है उस फ्यूचर में तुम ही ना हो। इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, द होल पॉइंट इज जस्ट दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, इवन तुम्हारा ये सेशन अटेंड करना, तो तुम्हारा ये सुन पाना, कहीं और तुमको कोई नहीं बताएगा ये। इट्स ऑल रैंडम। ये मत कह देना कि फलाने की कृपा से मुझे आप मिल गए या मुझे ये सेशन मिल गया सुनने। नॉनसेंस। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को या पढ़े लिखे लोगों को तो ये सब कंक्लूजन नहीं देने चाहिए, उनको बोल देना चाहिए कि इट्स ऑल जस्ट लॉ ऑफ रैंडमनेस। इवन ह्यूमंस का इवोल्यूशन भी बहुत रैंडम है। तुम्हें क्या लगता है कि नेचर को कोई पढ़ी थी कि भाई ये स्पीशी तो ऐसी ही जानी चाहिए? इट्स ऑल जस्ट रैंडम। थोड़ा पढ़ा करो इवोल्यूशन के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। इट्स ऑल जस्ट रैंडम। डोडो आज क्यों नहीं है? क्योंकि डोडो के अंदर ये चीज थी कि वो डरती नहीं थी, चुपचाप देखती रहती थी। तो आज वो नहीं है। ह्यूमंस क्यों है? क्योंकि वो बिन बात के भी डरता है, कुछ ना हो तो भी डर जाएगा।
तब तो बच गया जंगल में, लेकिन अब जबकि हम जंगल में नहीं है, सरवाइव नहीं कर रहे हैं, तो भी वो घबराया रहता है। सो आई होप इतना अभी के लिए काफ़ी है। आप लोग इतना ही समेट लो, उतना बहुत है। मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा, आप लोग सुन सकते हो। अभी हम Q&A करते हैं, ठीक है? जिन जिन के सवाल हों, आप लोग ग्रुप में डाल दो। रीबूट एंड राइज के जो सेशंस वाला सेक्शन है, आप लोग उसमें डाल दो, ठीक है? कोई डाउट हो सकता है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ भी। मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो सब लोग एटलीस्ट शुरू से थे, बीच बीच में कुछ नए लोग आए थे। सो जो अभी तक बने हुए हैं उनको समझ में आया होगा मैं क्यों आपको रोक रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी तक जो कब बोल ही रहा हूँ ना, ये चीज़ मैंने शुरू के 15-20 मिनट में फिनिश कर दी थी। मैं अभी बस उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल ले लेकर। होता ये है कि जो हमारा ईगो है ना, वो बिना समझे भी इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि यार बात समझ में आ गई है, आ गई है समझ में। उसके सामने आप स्टीफन हॉकिंग को भी बिठा दोगे, स्टीफन हॉकिंग, उनसे भी कुछ बातचीत करेगा, उसको दिख जाएगा कि यार ये भी जो बोल रहे हैं उसमें वो बेसिक चीजें हैं जो मैं साइंस की क्लास में पढ़ा था। तो उसको लगेगा कि स्टीफन हॉकिंग भी बस उतना ही जानता है, उसको तो इतना ही पता है। हाँ मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो वो फिर सुनना बंद कर देते हैं कि हम तो समझ ही गए। जस्ट बिकॉज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार पहले भी मैंने कहीं पे बताया, बोला था कि जस्ट बिकॉज आपको चीज़ें बहुत सिंपल शब्दों में बता दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ उतनी ही ईजी है, ठीक है? तो योर लिसनिंग शुड बी वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। इसका एक फ़ायदा बताता हूँ। अगर तुम अटेंटिवली सुन रहे होते हो, तो इसकी वजह से कुछ देर के लिए जो मन है थोड़ा शांत हो जाता है। और जब मैं पॉज लेता हूँ या जब मैं बोलना बंद करता हूँ, तब तुम देखते हो कि यार अब शोर नहीं है अंदर का। सब मामला थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है। अब चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। अब वो फालतू का जो डर था, फिजूल का, 24 घंटे जो हम डरे हुए रहते हैं, वो डर नहीं है, पूरी एक आज़ादी है। ये चीज़ जो आप थोड़ी देर महसूस करते हो ना, यही चीज़ आप 24 घंटे भी कर सकते हो। बस आपको अपनी कंडीशनिंग से फ्री होना है। तो ये कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, ये सब बातें समझना भाई ज़रूरी है, ये एजुकेशन में होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन ही लगा हुआ है तुमको कंडीशन करने में। कंडीशनिंग का सीधा सा मतलब, सबसे आसान मतलब यही है कि भाई अब वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन तू अभी भी वैसा ही है, तेरा आकार वैसा हो गया है। यू आर कंडीशनड इन दैट वे। पास्ट की किसी घटना ने तुझे इतना अफेक्ट कर दिया कि तू अभी भी वैसा ही है, इवन तो अब सिचुएशन वैसी नहीं है। जैसे कि जो World War I या फिर World War II के जो सोल्जर्स हैं, उनका ये एक्सपीरियंस रहता है आफ्टर वॉर कि वो हमेशा डरे हुए ही रहते हैं। हमेशा उनको सपने भी वही आते हैं, रेयरली उनका कोई नया सपना होगा। अगर कहीं पे पटाखा भी फटेगा तो उनको लगेगा किसी ने बम फोड़ दिया, फिर से हमला हो गया। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो आपको पता है उनका इलाज भी तभी हो पाता है जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ भारी है, ये चीज़ हमको दिक्कत दे रही है। हम लोगों के साथ ये है कि जो हमारी कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग सब लोगों को ठीक लगती है आसपास, कोई उसकी बात नहीं करता। तो हमको लगता है इससे काम तो चल जाएगा, नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन बस काम ही चलेगा। आपकी जो एक पोटेंशियल थी, जो आप जॉय डिजर्व करते थे, आप उस जॉय से हाथ धो बैठोगे। लाइफ इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, वो तो एक जानवर भी कर लेता है शायद हमसे बेहतर। इट्स अबाउट जॉय, जॉय। और अगर नहीं करोगे ऐसा,
नहीं करोगे ऐसा, तो जा करके 60-70 साल के बुढ़ों के चेहरे देखना। एक बेचैनी, एक खुद को लेकर के ये गुस्सा, एक तनाव, क्या जिंदगी खराब चलेगी। समाज की कही भी बातों पर ही चले, कंडीशनिंग पर ही चले, और देखो, जी लोगे शायद 100 साल डरे डरे, लेकिन वो मौत से भी बदतर होगी। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम भी वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसके बाद कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा फिर। वो 80 साल जाएंगे फिर तुम्हारे भी। होल पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, हम्म, होल पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, होल पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी is to make you free of your conditioning, to make you understand your conditioning. मैं अभी सवाल लेता हूँ आपके, बस उसके पहले मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाऊँ। अभी इसकी सीरीज चलेगी, इतनी छोटी चीज़ नहीं है ये, बहुत डीप जाना पड़ेगा इसमें। आप लोग थोड़ा अपना लेवल इम्प्रूव करो ताकि मैं आपसे वैसी बातें कर सकूँ, गहरी वाली। ये तो बहुत सरफेस लेवल बेसिक चीज़ें, कंडीशनिंग क्या है। तो अभी थोड़ा सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन बस ये है, जितना पॉसिबल हो सके अपनी कंडीशनिंग को लेकर के अवेयर होते रहा करो। सीइंग इज फ्रीइंग, यही फॉर्मूला है। देख लो, समझ लो, जान जाओ, फ्री हो जाओगे। कल मैं गौरव को एग्जांपल दे रहा था ये, कि भाई, ये पहले भी मैं ले चुका हूँ एग्जांपल, कि मान लो तुमने सांप पकड़ रखा है। अब हम लोग के देखे सांप पकड़ रखा है, लेकिन तुम्हारे देखे हो क्या है? रस्सी है, रस्सी। तुम फलानी जगह से खरीद के लाए हो, बहुत महंगी रस्सी है। ठीक है, तुम्हारे देखे रस्सी है वो, किसी ने पकड़ा दी तुमको कि भाई ये बहुत महंगी रस्सी है, पकड़ के रखो। रात का टाइम था, मान लो रात का टाइम था। ठीक है, सुबह होती है, तुम तो मस्त अपना, क्योंकि तुम्हारे पास बिलीफ है कि भाई ये तो रस्सी ही है। अब बिलीफ है तो तुम एक बार सर झुका के देखते भी नहीं कि क्या पकड़ रखा है। थोड़ा उजाला होता है, हम लोग मिलते हैं, हम कहते हैं कि भाई छोड़ दे, छोड़ दे, रस्सी है, रस्सी। और तुम लड़ने लगते हो कि देखो भाई, तुम मेरी कीमती चीज छुड़वाना चाहते हो ताकि बाद में आकर के चुपके से तुम उठा सको। तुम लोग लड़ने लगते हो। यही होता है जब मैं डायरेक्टली किसी की कंडीशनिंग के ऊपर पिन पॉइंट कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, तेरे लिए नुकसानदायक है। वो जस्टिफाई करने लगता है मुझे कि भाई क्यों है, मैंने क्यों पकड़ रखी है, क्या है। तो उसको मैं बस यही चीज़ समझाता हूँ, और इस कहानी में भी वही है कि भाई बस एक बार तुमको दिख जाए कि हाँ भाई वाकई वो सांप है, तो फिर कोई और डिले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तुम थैंक यू भी बहुत बाद में बोलोगे, सबसे पहले हाथ से तुम्हारा वो जो है वो छूटेगा पहले। डर भी नहीं पाओगे कि ये यार ये क्या पकड़ रहा है, उसके पहले वो चीज छूटेगी। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग की पावर। वहीं मैं तुमको बोल दूं कि तुम मान लो तुम बहुत आज्ञाकारी हो, और मैं तुमको बोल दूं कि भाई तो अच्छा आदमी है ना, चल, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सांप है, छोड़ दे। मान लो तुम छोड़ भी देते, मान लो तुम छोड़ भी देते, लेकिन तुम फिर ये नहीं सीख पाते ना कि भाई थोड़ा मुझे जानते रहना होता है, समझते रहना होता है। अदरवाइज आज एक छोटा सा सांप है, कल लेना कोई कोंडा हो सकता है। कोई बोल दे बहुत बड़ा रस्सा है, बहुत बड़ा, इंपोर्ट किया है फॉरेन से, तुम तब भी ना देखो। एग्जाम्पल को लिटरल मत लो, उसके पीछे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो। कीप नोइंग व्हाई दिस इज देयर, व्हाई आई एम डूइंग दिस। पहले भी बोल चुका हूँ, कूड़ेदान नहीं है तुम्हारा मन। योर माइंड इज नॉट अ डस्टबिन कि कुछ भी उसमें पड़ा रहेगा। अगर 5 साल पहले की भी कोई एम्बेरसिंग मेमोरी है उसमें जो तुमको अभी परेशान कर रही है, देन इट नीड्स अटेंशन। समझो कि क्या बात है, विथ करेज। कुछ करते हो, ऑनलाइन कहीं पे कुछ ऑर्डर करते हो, या दोस्त को कहीं पे कुछ मैसेज लिखते हो, कुछ भी टेक्स्ट करते हो, तो उसमें अगर दिख रहा है कि यार यहाँ पर मैं काइंड ऑफ भरोसे में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा हूँ, या फिर मैं उसको ओपोज कर रहा हूँ किसी बात पे, तो पूछा करो कि भाई तुझे कैसे पता कि ये ऐसा है, हाउ आई एम सो श्योर अबाउट दिस। ये श्योरिटी आई कहाँ से, कितना जानता हूँ मैं खुद इस टॉपिक पर, या उसके सामने बस अकड़ दिखा रहा हूँ। ये ऑनेस्टी करा करो, क्योंकि तुम्हारी चालाकियां ही तुमको फिर मुसीबत में डालती है।
सहजता, उस वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चलो ऐसे तो फिर बात रुकेगी नहीं, मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। भाई गौरव देखो, तुम पैदा तो नहीं हुए थे ये सीडी शब्द के साथ भी। हम्म। तुम इसके साथ तो नहीं पैदा हुए थे, या तुम्हारी बात भी सही है, ये चीज कोई सिखाता भी नहीं, किसी ने सिखाई भी नहीं तुमको। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये चीज तुमने कहीं इंटरनेट पे भी नहीं देखी थी, या तुमने किसी और के साथ भी नहीं सुना था। तुमने इजाद तो नहीं किया है ना तुमने इसको, इन्वेट इन्वेंशन तो नहीं किया ना तुमने, इन्वेंट तो नहीं किया ना तुमने, डिस्कवरी किया है ना। मान लो तुमने अपने आप ही करा, तुम्हें पहले इसके बारे में भी नहीं पता था और तुमने बस पहले करना शुरू करा। अभी सुन लो क्या बोल रहा हूँ। तुमने रैंडमली करना शुरू करा, रैंडमली कभी कुछ हुआ और तुमने वैसा करा। फिर बहुत टाइम बाद हो सकता है तुमको इंटरनेट पे पता चला हो कि भाई इसको सीडी बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन इस पे ही मत अटक जाना कि भाई सीडी कहाँ से हुई, सीडी कहाँ से हुई, इसके थोड़ा पीछे जाओ। ये सीडी आती किस कैटेगरी में है, उसकी तरफ जाओ कि भाई उसमें कैसे फंसा था, ये सब आदतें कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि ये जो सीडी है ये एक्सट्रीम चीज है, बहुत एक्सट्रीम। तुम्हारी एडिक्शन का एक्सट्रीम फेज है ये, जहाँ पे आदमी एक पर्टिकुलर जेंडर से इतना ऑब्सेस हो जाता है कि उसके जैसा ही कपड़े पहनने लगता है। क्योंकि उसको वैसे तो सिंपली मिल नहीं रही वो, कौन से भी थक गया है, तो अब वो क्या करता है, वो खुद ही बनने लगता है। यही चीज है ना ये। ये भी हो सकता है कि हाँ, जैसे तुम बता रहे हो फैमिली में किसी को देख लिया, कहीं और सुन लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज तुम इन्वेंट कर रहे हो कि प्रोफेसर गौरव ने या डॉक्टर गौरव ने ये इन्वेंट करा है किसी अच्छे कॉज के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये चीज एकदम से भी नहीं आई थी, ऐसा नहीं है कि तुम एडिक्ट नहीं थे और एकदम से तुमने करना शुरू कर दिया। बहुत से रीजन होते हैं, बहुत से। और एक बार वो रीजन दिख जाए ना, अच्छा इस वजह से ये है, तो पता चल जाता है कि भाई ये चीज है ही क्यों। तुम्हारा सीडी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, गौरव ध्यान से सुनना। तुम्हारा सीडी एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। तुम किसी और चीज को दबाना चाहते हो या छिपाना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो, वो करने के लिए ये चीज तुम्हारे लिए सहायक है। तुम आसानी से अपने आप को इस्केप कर पाते हो, अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, जब तुम सीडी एक्ट कर रहे होते हो। ठीक, जस्ट लाइक एनी अदर पॉन एडिक्ट। वो क्यों जा रहा है उस तरफ? तनाव है, तनाव है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद एग्जाम, उसको थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए। और वो तभी पॉसिबल होता है जब या तो तुम बहुत मजे में हो, जो कि तुम नेचुरली भी कर सकते हो, कोई ढंग का काम करो तो भी उसमें तुमको मजा मिलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े से आलसी भी हो और वो चीज़ तुमको बिल्कुल आसानी से चाहिए इंस्टेंटली, तो फिर यही सब चीज़ें हैं। सिगरेट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया। हम्म। सो इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग। गौरव इज नॉट अ पर्सन who has a characteristic और who has a trait of having CD। तुम्हारे अंदर ये बात डाली गई है, इस चीज को समझो। जैसे तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जैसे हर इंसान के होते हैं, ऐसे ही ये चीज तुम्हारे अंदर रिजिड नहीं थी, ना ही तुम्हारे जेनेटिक्स में है, जितना मैं श्योर हूँ। हम्म। तो ये चीज कहीं बाहर से ही आई है और और आ गई है, चलो ठीक है आ गई है। बहुत सी चीजें आती रहती हैं नॉइस की तरह। लेकिन आने के बाद ये चीज रुकी हुई है इतने टाइम तक, इसके पीछे का मतलब बात कुछ अंदरूनी है, कुछ अंदर की बात। समझ रहे हो ना? तुमने ही पकड़ रखा है इसको। इसी से एक बात, और मैं जो और भी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि जनरली हम ये करते हैं कि हम या तो दोस्तों को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को ब्लेम करते हैं कि यार ये सब चीज़ें मुझे बिगाड़ रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। ऐसा नहीं है, अंदर से कुछ ना कुछ तो होता है जो कि वैसी चीज़ों को ही ढूंढ रहा होता है। और जब वैसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर उससे रिलेटेड ही थॉट्स वो लाना शुरू कर। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो सोल्जर है, एक्स सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर, वो अब बोले कि भाई तुम लोग फटाका मत फोड़ा करो, मैं घबराता हूँ। तो भाई है तो यहाँ पे इतने सारे लोग, खाली उसको क्यों डर लग रहा है फटाके से, उसको क्यों लग रहा है कि बम फोड़ रहे हैं?
या फिर वॉर हो रहा है? क्योंकि उसका अपना अनुभव, उसका अपना कंडीशनिंग वैसा रहा है। उसके अंदर कोई चीज है जो इन सब चीजों से ट्रिगर होती है। समझ रहे हो बात को? तो अगर तुमको ये प्रॉब्लम है कि यार मेरे दोस्त बुलाने आते हैं और मैं चल जाता हूँ, ये साले यही लोग हरामी है, नहीं, हाँ, उनका रोल है उस चीज में, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। मन तो आपका भी था, मन तो आपका भी था। जैसे कि अभी जो लोग अभी तक बने हुए हैं, भाई क्या पड़ी है तुमको उसमें रहने की? हम्म। किस लिए हो? मैंने तो बस दो तीन लोगों को ही जो शुरू में दिखे थे उनको बोला था कि तुम लोग बने रहना, बाकी सारे क्यों रुके हुए हो? इस बीच बहुत से थॉट्स आए होंगे इधर उधर के, तुम्हारे आसपास की दुनिया रुक तो नहीं गई होगी, वो हलचल चली रही होगी। किसी ने कुछ करा भी होगा, तुम्हें कुछ मूवमेंट भी दिखे होंगे, ध्यान कहीं और भी गया होगा। यानी कि अंदर कुछ है जो इसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ये एक सूखा पत्ता बोले कि हवा चली तो मैं चल गया, समझ में आता है, लेकिन अगर तुम बोलो कि भाई दोस्त आए मैं चला गया उनके साथ, तुम खुद की इंसल्ट कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि मेरे में और एक सूखे पत्ते में फर्क नहीं है। इसी को डिस्क्रिशन बोलते हैं, विवेक। कि भैया बाहर जो कुछ भी चलेगा चलेगा, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। दोस्त स्टोरीज डाल रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने कल करा, दिन भर करा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अभी ये करना है, वो करना है, और मैं करूंगा। वो अपने लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे एंजॉय कर रहा हूँ। और जब कभी भी अपना रूटीन ब्रेक करने का मन करे ना, एक चीज रिकॉल कर लेना कि भाई अगर मेरे दोस्तों के पास ऐसा कुछ होता, उनका ऐसा अनुभव रहा होता, उनको ऐसी कोई चीज मिली होती, तो क्या वो छोड़ते थोड़ी देर के लिए भी? नहीं, नहीं, वो नहीं छोड़ते। उनको अभी जो मिला है वो उसको नहीं छोड़ रहे उनके लेवल पे। तो तुम्हारे लेवल की जो चीजें हैं अगर उनको मिल जाए तो वो कैसे छोड़ेंगे? हम्म। अब तन्मय का लेते हैं। अ, तन्मय, इसमें और कुछ एक्सटेंड करना चाहते हो तुम? भाई तन्मय, मैंने अभी जो बोला, हम्म, कितने घंटों तक तुम्हारे कानों में आवाज गूंजेगी बताओ? मेरी आवाज कितने घंटों तक तुम्हारे कानों में गूंजने वाली है? ये इन सब का जो तुम नाम ले रहे हो, ये सब जो तुम कैटेगरीज बता रहे हो, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, हम्म, अगर भाई इनकी तुमको कंडीशनिंग हो जाए ना, तो भाई तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसी कंडीशनिंग सबको हो जाए। होगी नहीं, डरो मत, होगी नहीं। कंडीशनिंग तब होती है जब तुम बस उस चीज को करे जा रहे होते हो, या थोपे जा रहे होते हो अपने ऊपर बिना जाने। ये लोग तुमको थोपने देंगे ही नहीं। ये जितने भी चीजें हैं, तुम पढ़ो, पॉडकास्ट भी सुनो, सब कुछ करो जहाँ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है। पर मुझे नहीं पता, मैंने तो एटलीस्ट आज तक नहीं देखा है कि कोई भी पॉडकास्ट कर रहा हो उसके शुरू में ये बोल दे कि भाई अपना दिमाग मत लगाना, हम जो यहाँ दो लोग बातचीत करेंगे चुपचाप सुन के निकल जाना। ऐसा तो कोई कुछ नहीं बोलता। या मैंने कभी बोला हो, या कोई किताब में ही लिखा हो, बिल्कुल पहले पेज पे, कि सवाल जवाब कुछ नहीं, जो बताएंगे वो करना है। नहीं, वो तो मोनोपोली खाली पेरेंट्स की होती है और एजुकेशन की होती है। कि भाई भाई हम समझदार हैं, हम बताएंगे, तुमको खाली फॉलो करना है, और काइंड ऑफ, और जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स होते हैं उन सब में होता है, चुपचाप जो बताया गया है, लिखा हुआ है, वही करना है। वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरी फ्रीडम मिलेगी। आपको जितनी भी रियल साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बुक्स हैं उनमें आपको मिलेगी पूरी छूट। कोई भी ढंग का आदमी होगा, वो आपको फ्री थिंकिंग की आज़ादी देगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, जो कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि आप मत, चलो मत पढ़ो, ये सारी बुक्स मत पढ़ो, इन सब लोगों के बारे में मत जानो, आपको क्या लगता है आपकी कंडीशनिंग रुक जाएगी? हम्म। आपका मन ऐसा है जैसे कोई कमरा, अब उस कमरे का आप गेट बंद कर दो और एक महीने बाद आओ, तो आप गेट खोलोगे तो हाँ, उसमें जो चीज़ें जहाँ थी वहीं रहेंगी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब सब कुछ पे धूल है। तो धूल तो रुकने से रही ना भाई।
धूल तो अपना रास्ता बना ही लेती है। तो जब धूल आ ही रही है, भले ही आप कुछ नया ऑब्जर्व करना चाहो ना चाहो, विच मीन्स कि आपको कंटिन्यूअसली कोई ढंग की चीज भी अंदर लाते रहनी होगी। अदरवाइज इसको जंग लग जाएगा, ये जड़ हो जाएगी, जड़। जैसे 50 60 70 साल के जो लोग होते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक रोबोट। या फिर अगर आपको किसी कॉरपोरेट वाले बंदे के बारे में जानने को, या आपके आसपास या रिलेटिव्स में कोई हो, तो उसका पूछना, एक हफ्ता बता भाई अपना, तू पूरे एक हफ्ते करता क्या है, तो आपको बहुत सी चीजें सिमिलर मिलेगी। वो सेम तरीके से काम कर रहा है, सेम सिगरेट पी रहा है, सेम टाइम पे इधर उधर कुछ कर रहा है, खा भी वो वही चीज रहा है, उसके बाद बातचीत भी वो दिन भर वही कर रहा है। बहुत से दोहराव है, बहुत से रेपिटेशन है उसकी लाइफ में। हम्म। मंडे को बिल्कुल वो गाली देता हुआ घुसता है अपने ऑफिस में, और फ्राइडे नाइट को पता नहीं क्या हो जाता है उसको। वो 2 दिन मस्त बेहोश रहता है, सैटरडे संडे, और फिर मंडे से उसकी गधा मजदूरी शुरू हो जाती है। तो ये है कंडीशनिंग, अंधा बना देती है आप। जो वाकई काम की चीज होगी वो आपको खोल देगी, आपकी आंखें खोल देगी। पहली बार आप कुछ जानोगे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तुम बिंदास नई चीजें जानो, समझो, और क्या करोगे? और क्या करोगे? इंटेलेक्ट का यूज करो, नई नई चीजें जानो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, एंजॉय करो, और क्या। रिजिड शेड्यूल में मत बन जाना। मैंने भी जिन लोगों को दे रखा है उनको इसलिए दिया है ताकि उनकी एक स्टार्ट हो। उसके बाद फिर मैं रिलैक्सेशन दे देता हूँ, या फिर उनको बोल देता हूँ तुम अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन जिन लोगों का मुझे पता है कि यार इनके साथ थोड़ी सी करनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, तो इनको बांध के चलना पड़ेगा, बस उतना, बस उतना। ठीक है। देखो, कंडीशनिंग के साथ एक चीज रहती है कि कंडीशनिंग आपको पूरा खा जाती है, पूरा। वो आप में घुस भी जाती है और आपको पूरा खा भी जाती है। तो आपके साथ ये होता है कि आपको कंडीशनिंग से रिलेटेड चीजें अगर सुनने को मिलेंगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल हल्का लगेगा कि हाँ चलो अपने लोग मिल गए। हम्म। कोई तो अपने जैसा मिल गया। अरे ये तो मैं जानता हूँ। ईगो वहां पे खुश हो जाता है, ये तो मैं जानता हूँ, मुझे तो पता है। जितनी भी नई चीजें होती हैं, जो एटलीस्ट इस लाइफ में तो उससे पूरी होने वाली नहीं, नहीं थी, कहीं से उसको पता नहीं चलती, कहीं वो जानने नहीं वाला था ये। उसके आसपास के लोग जो कोई भी थे वो सब ऐसे ही है, रोबोट जैसे। तो फिर उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, होता भी है, ऑब्वियस है। लेकिन ये बस एक साइन है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो सही में अच्छी किताब है, और तुम हो बुरे आदमी। बुरे आदमी इन व्हाट सेंस? बुरे आदमी बिकॉज तुम पूरी तरीके से कंडीशनड हो ना। तुमको थोड़ा सा पैदा तुम्हारे माँ बाप ने करा है, और बाकी का पैदा तुम्हारे पूरे समाज ने करा है। पूरी ये जितने भी मार्केटर्स हैं इन सब ने तुम्हें पैदा करा है। तुम्हारा, तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या कैसे रहोगे, कौन सा पेन इस्तेमाल करोगे, वो भी यही तय कर देते हैं। इनको पता है, दो चार एड्स दिखाओ इसको, ये वही पेन खरीद लेगा, इसमें अपना तो कुछ है नहीं। हम्म। सब सीरीज भी वही देख रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। सो अभी जो टाइम है ना, वो मार्केटर्स के लिए बिल्कुल गोल्डन है। उसके पहले नहीं था ऐसा, इतना नहीं था। गौरव, तुम्हारे सवाल पे आते हैं तो तुमको दिक्कत है तो वो चीज गलत है, तुमको दिक्कत नहीं है तो वो चीज सही है। अगर दिक्कत नहीं होती तो भाई ये सवाल नहीं होता। हाँ, वो क्राइम नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स। अब ऐसे सवाल पूछोगे तो उसका जवाब तुमको भी पता ही होगा, बट वो चीज काम की नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। देखो, अभी कुछ टाइम पहले तक मैंने फिर से शुरू करा था एमडीएफ में सेशन लेना।
और वहाँ पे मैं यही बात बोलता था कि इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस शिट एडिक्शन, इसमें से बाहर निकलना हो, तो तुमको पूरी तरीके से अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। और रूटीन से पहले माइंड को, खुद को, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एडिक्शन इज जस्ट काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ who यू आर। मतलब तुम जैसे हो तो वैसे को यही सब देखने को मिलेगा। वो एक तरीके से तुम्हारे लिए ठीक ही है। अगर अच्छा तुमको वो चीज़ मिल गई है, ना मिले तुम पागल हो जाओगे। जैसे तन्मय, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, उनके बारे में सोचो और उनको बोलो कि उनको मैं कोई कोई कुर्सी से बांध दे, कान में हेडफोन लगा दे और मजबूरी में उनको ये सुनना पड़े जो मैं बोल रहा हूँ, तो उनके लिए टॉर्चर होगा। और तुमको कोई बांध दे और वो जिस एक्सट्रीम लेवल के कंटेंट देखते हैं तुमको दिखाया जाए, तो वो तुम्हारे लिए टॉर्चर होगा। तो बस वही चीज़ है। इट्स नॉट दैट कि वो चीज़ खराब है, इट्स जस्ट दैट कि तुम ही आदमी खराब हो। तो गौरव, वो जो सीडी है ना, वो चीज़ एकदम से नहीं आई है। उसके फाउंडेशन को बदलना पड़ेगा, और उसके फाउंडेशन को बदलने के लिए ही मैं इतनी सारी चीज़ समझा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? ये जानना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। वो जो 3-4 बार भी हो रहा है साल में, वो 3-4 बार ना करके तुम एक बार लाओ, फिर सप्रेस करके पूरा ख़त्म ही कर दो उसको। तो उससे होगा ये कि उससे फिर वो चीज़ और एक्सट्रीम तरीके से निकलेगी फिर। और ये जो सीडी भी है तुम्हारी, ये भी वही चीज़ एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम। ये चीज़ कोई नॉर्मल नहीं है। ये काइंड ऑफ अगली फॉर्म ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस है। तुमने कुछ सर्टेन इमोशंस को बहुत सप्रेस किया है, बहुत। अब तुमको वो याद नहीं आ रहा। तो उस वजह से क्या है कि ये जो चीज़ है वो इस फॉर्म में निकल रही है बाहर। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है कि इफ यू विल सप्रेस देन इट विल कम आउट इन अगली फॉर्म। तो मतलब वो किसी भी चीज़ के साथ है, किसी भी चीज़ के साथ करके देख सकते हो एज एक्सपेरिमेंट। जैसे ऐसा कर लो कि 30 दिन में ये स्वीट नहीं खाऊंगा या पर्टिकुलर चीज़ नहीं खाऊंगा जो तुमको बहुत पसंद है। और तुम क्या करो कि दिन भर अपने आप को रिमाइंड करो, रेजोल्यूशंस लो, वार्निंग दो कि भाई ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। तुम देखना तुम कैसे अब दिन भर खाली उसी चीज के थॉट्स आएंगे दिन भर। रोड पे जाओगे तो मान लो अगर कोई रोड साइड जो चीजें मिलती है उनमें से कोई एक था, तो अब उसका ठेला दिखेगा तो वो अलग हाईलाइट होगा। रोज नहीं होता था, आज होगा। तो बस यही चीज है। कंडीशनिंग को समझ करके फाउंडेशन को बदल करके ही इस सीडी से आज़ाद हुआ जा सकता है सही तरीके से। देर इज नो अदर वे। जस्ट कीप नोइंग। पारस, तुम्हारा क्वेश्चन लिया मैंने। जस्ट कीप नोइंग, जस्ट कीप नोइंग, और कोई तरीका नहीं है। एंड सून यू विल रियलाइज दैट यू आर द नोअर। You are the one who is already detached from all the conditioning. You are unaffected by the conditioning, and your job is just to know. Keep knowing, keep seeing. Knowing, seeing is free. Start from the surface level conditionings, like mm, your choices of dressing, your choices of the snacks you order, or your choices of any series that you watch, your choices of words, your choices of friends, all the choices that you make. Just get aware of it. This will tell you much about you.
The next level is a level deep, is that you have to look at your thoughts and emotions just like a scientist in a laboratory. Hmm? Whatever it is, let it be. You just honestly acknowledge it. In the acknowledging, you will get free of it. Seeing is freeing. This is for sure. You do not have to hold the conditioning and throw it out. You have to just realize it. Just realize it. In one sense, you are already free from conditioning, but you identify yourself as this body mind personhood. So the punishment is you will have stress, you will have conflict, and all these kind of things. Just knowing, nothing else, nothing else. You can create a graphic and stick this to your wall that just keep knowing. Mind is the only useful thing which needs your seeing, which needs your understanding. Just understand it completely, and you are already perfect. The part that you written that there is nothing like perfection, it is. You are perfect, but the mind is never perfect. Keep this with you. Mind is the reflection of the society. You have to keep cleaning it. Wherever you go, you will have to clean the mind. Till the moment, in the last moment of your life, you will have to just keep knowing. And knowing is freeing. Knowing is cleaning the mind. लॉकी, तुम अगर कुछ नया भी क्रिएट कर रहे हो तो वो चीज उसी पुराने इंफॉर्मेशन से मिलकर के बनी है. ओके. लेजर फियामा नाम का एक इंसेक्ट है. ठीक है. उसके बारे में बताओ, कैसा दिखता है बताओ. लेजर फियामा. आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी थोड़े से अटेंटिव लोग हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही जो अटेंटिव लोग हैं, उनके दिमाग में कोई कोई ना कोई छवि आई होगी. या अब जो मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है, तो उन्होंने छवि बनाने की कोशिश की होगी, इमेज बनाने की कोशिश की होगी. लो, बन गई इमेज. और ये इमेज सबकी यूनिक है, अपनी अपनी है. जिसकी जैसी कंडीशनिंग उसने उस हिसाब से सोचा है. इवन तो ये इंसेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने भी जो एग्जांपल लिया वो बेस्ड ऑन माय कंडीशनिंग है, बट इट्स नॉट अफेक्टिंग मी. अब तो वो नाम दिमाग से निकल भी गया. सो दिस शुड बी योर रिलेशन विथ योर कंडीशनिंग. कि ठीक है, कोई काम हो सकता है उसका, लेकिन बट आई विल नो. नोइंग इज इम्पोर्टेंट. कासो ने भी जो बनाया भाई, नई चीज है. आई एग्री, आई एग्री. पर उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ये चीज किसी ना किसी और पेंटिंग में तो मिलेगी ही तुमको, क्योंकि तुम कुछ नया सोच सकते ही नहीं. करके देख लो. ट्राई टू कंपोज एनी सॉन्ग. बिल्कुल न्यू फ्रेश नहीं बन पाएगा. पूरा भी बना लो, कुछ ना कुछ तो उसका मैच होगा. सब आ तो इवोल्यूशन से ही रहना है यार. Paras, if you're talking about that state, liberation, you're already having it. I'm sure that at this point, those who have a little, even a little bit of like interest in spirituality, you are the one who is
listening to this who is trying to understand. And at this point, I am not talking with any part of the mind. मैं कंडीशनिंग से तो बात नहीं कर रहा ना, ना ही मैं पारस से बात कर रहा हूँ. Paras can be called as collection of conditioning. Whatever your age is, till now, all that your conditioning has a name, and that is Paras. Hmm? I'm talking with the one who is listening, the knower, the understander. You are that light in which all this nonsense and drama of the mind appears. You are the knower. You are not the part of it. You are the space in which all this rises and disappears. मैं थोड़ा डीप जाता हूँ फॉर दोज जो समझ सकें. It's not in the body, it's everywhere. That's why it makes you feel that it is inside or you are inside. No, it's everywhere. ना आए समझ में कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझो. The knower of the conditioning is not the conditioning. The knower is always detached. जैसे कि अभी बीच में हो सकता है 15-20 मिनट पहले तुम लोगों को, तुम लोग जो अपनी कंडीशनिंग रिकॉल कर रहे थे तो कुछ एग्जांपल्स आए हो कंडीशनिंग के दिमाग में. अभी वो एग्जांपल्स नहीं है, अभी कोई दूसरे एग्जांपल्स है. But the one who was aware of the conditioning at that time is also here. His name is not Paras, his name is not Tanmay, his name is not Gaurav. Hmm? Conditioning can be seen. You are the one who is seeing. That's it, full stop. No process, no, don't postpone that when I will fully understand the mind, then I will. No, you are already, which means we are starting the journey from the destination. Don't postpone it by saying that once I understand all my conditioning, then I will get free of it. No, there will be no day like this ever. Now, from your enjoyment, you should know your conditioning, not from your sadness or depression that, oh my God, I am so much conditioned. No. It should be a play, fun, not an obstacle. Should be end or anyone has any kind of question. Now, Gaurav, if you have anything like CD or all, अभी छोड़ो उसको. कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ हो तो बताओ, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है, बाद में लोग सुनते हैं इसको. I'm sorry if that child is you, Paras. It's okay. Anyway, it's all just conditioning, nothing to identify or get attached with your conditioning. See, once you are able to realize that it is a conditioning, that means now it's your responsibility to get out of it. Okay? Some strains of those events will be there, but we are not a patient of OCD that we want everything perfect. The max we can do, we will do. I hope this is clear. So the best for now you can do is just get aware of this conditioning, that this is coming from there. It's not, you are not like this. First of all, get this clear. It is like this, but it's not that you are like this. It is like this. It
It could have been in any other way, any other form, just like your friends or anything else. They are responsible, we agree, but whenever you get the power to understand, realize that this is a conditioning, at that point you get the task or responsibilities to clean this. Hmm? And the cleaning takes place when you just keep knowing what is this. Okay, okay, so this is it, and this is coming from there. Is there anything else that I can find? Okay, this is it. Just keep collecting the dots. Keep collecting the dots and then just join it. And you will see, oh, so because of that conditioning, I mean, because of that incident, I got a conditioning like this. And due to this conditioning, my decisions were like this for this many years or at that place, like my college selection or my friend selection or my favorite this or that. All this is coming from that particular event. They made me like this, so I did all this. Okay, so I'm joining the dots. This is enough. Whenever you know, you are already free of it. You just keep knowing. You wanna know the journey of like what? Of your conditioning. See, there is no recording of your life till now. Why do you want to just dig the hole or scratch the old wounds? Start from the symptoms, and the symptoms will tell you much more about your event, that not about you, but about anyone or about anything that happened. Just keep knowing what is happening right now, and that will tell you. What I think is we should only be concerned about those things which are affecting us right now. So just get aware of all that which goes on in the mind. And first of all, stop writing so that you can start listening to what I'm saying right now. Okay. You just get aware of all that goes on inside and outside, all that you do and all that you think, both of them. Once again, just keep getting aware of all that you think and all that you do. There is no other way in between, because your conditioning expresses itself in the form of thoughts and actions. Conditioning in itself is nothing. It only takes place in the form of your thoughts and your actions. So by getting aware of it, you will become free of them in the present, and that will help you even understand why this happened in the past or how it is affecting me now. That's a long journey. Don't start from like very beginning, start from now. At this point after the session, what I'm going to do, why I'm going to do. Okay, I'm going to do that. Why? What in me is forcing me to do that? What in me is opposing this kind of things or promoting this kind of things? Why is it? What is it giving me? All this kind of questions. So self-observation is not just looking like a fool. Self-observation is courageously, fearlessly doing the self-inquiry and questioning your own beliefs and all the movements that goes inside. That's what you have to do. So Tanmay and Paras, if you are really serious about your
your conditioning, then start getting aware of it. And let me remind you, I'm not talking with Tanmay and Paras. I'm not talking with your conditioning. Starting from your name to everything else, all is coming to you from external things. You are not external. You are not external. Paras and Tanmay, if born in rich family or poor family, their life could have been different. But your being, your sense of self, that is unaffected. And that is the light in which or by which you will realize all your conditioning. Yeah, exactly. See, the individual decisions, if seen in collectiveness, becomes the society. So, yes, it's both connected. Collection of individuals is what we call a society, and society is, yes, you are the reflection of the society. So when I said that a little you are born by parents, but most of it is coming from society. So all that you do, all that you think, all that you eat is coming from external. So you are just them. You are just them. You are just reflecting them. When it becomes conditioning is when you are just doing, you are just reflecting, just like a mirror. There is no clarity, no understanding, no reason behind it. So rationality is important. That makes you more human. Okay, so with this, I'm ending today's session. I will provide you with the recording. Those who are serious, please go through it once or twice or thrice as much as possible. Because whatever I have told you, it's not only this much. Just because I have made it look simple, it's not that simple. In the next session, when I will take you a little more deeper, uh, to understand it, you will have to first, after this session, just after this session, you will have to engage in self-inquiry and self-observation and knowing the conditioning so that in that session you will have some experiences. Then you will catch my message clearly. And let me tell you a fun fact. What I said, you will never understand. You will only understand what your conditioning is allowing you to understand. That's why I say to attentively listen, because when you attentively listen, the chances of grasping or grasping what the speaker is saying becomes higher, much higher. Gaurav literally understood only about CD and all the nonsense. He's only thinking that I'm talking about his petty problems and all this kind of things. Hmm? Loki understood much clearly what I have said. From you both, I don't know. Maybe both of you or none of you or just one of you got the point. Rest were just listening to their own echo chamber. Hmm? See, ego comes in front of and says, "Oh, I've understood. The meaning of conditioning is this, and this fellow is just repeating about this. Okay, I've understood." It's not like that. It's not like that. So, from the next time, throw this belief out that you know anything. No, you don't. Even a speaker don't know anything. How can you know anything? And then, with a relaxed mind, then start listening attentively. Then you will enjoy.